दोस्तों, पिछले पीरियड में पिछले वीडियो में मैंने आपको ये कूलिंग सिस्टम के बारे में बताया था, जो दो तरह का होता है, एयर कूल्ड तथा वाटर कूल्ड। इनके बारे में संक्षेप में आपको जानकारी दी थी। मोस्टली आजकल वाटर कूलिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता है और ये कई तरह के होते हैं, तो उनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। पहला तो होता है ओपन जैकेट और हॉपर कूलिंग सिस्टम, दूसरा वेस्ट कूलिंग सिस्टम, तीसरा थर्मोसाइफन टाइप और चौथा है फोर्स्ड सर्कुलेशन टाइप। तो ओपन जैकेट टाइप के बारे में सबसे पहले बात कर लेंगे। यह प्रणाली एक सिलेंडर वाली स्थिर इंजन में प्रयोग की जाती है। इसमें जल भरने के लिए हॉपर लगा होता है। सिलेंडर तथा सिलेंडर के चारों ओर जल प्रवाह के लिए खाली जगह छोड़ी जाती है, जिससे पानी की काफ़ी मात्रा भर जाती है। लगातार काफ़ी देर तक इंजन के चलते रहने से जल गर्म हो जाता है। तत्पश्चात हॉपर में नीचे लगे ड्रेन द्वारा जल को बाहर निकाल देते हैं। यह प्रणाली आजकल बहुत कम प्रयोग में की जाती है और मोस्टली थर्मोसाइफन टाइप कूलिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं, जिसके निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला है रेडिएटर। इसमें जल भरने के लिए ऊपर व नीचे दो टैंक लगे होते हैं, जिनको ऊपर वाले को अपर टैंक तथा नीचे वाले को लोअर टैंक कहते हैं। यह शीतलन तंत्र का एक प्रमुख भाग होता है, जो गर्म जल को ठंडा करता रहता है। रेडिएटर की दोनों टंकियों में बारीक मार्गों द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। ये मार्ग और टंकी आमतौर पर पीतल या तांबे की बनी होती है, क्योंकि इन धातुओं से ऊष्मा का प्रसार बहुत जल्दी होता है, इसलिए कॉपर की बनाई जाती है। इन मार्गों में पंखुड़ी लगी रहती हैं, जिससे मार्गों का बाहरी क्षेत्र अधिक हो जाता है, सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है और पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। गर्म जल सिलेंडर के जैकेट से गर्म जल पाइप में होता हुआ ऊपरी टंकी से रेडिएटर में आता है और ठंडा जल बहुत ही बारीक जलमार्ग द्वारा निचली टंकी में आता है। पंखे में घूमने से रेडिएटर में हवा तेज वेग से खींचती है और पानी ठंडा होता जाता है। इसमें नेक्स्ट पार्ट है गर्म जल का पाइप। इस पाइप में जो जल सिलेंडर जैकेट से रेडिएटर के ऊपरी भाग में जाता है, यह रेडिएटर में नीचे की ओर बगल में लगा होता है। ठंडे जल का पाइप नेक्स्ट पार्ट है। इस पाइप में से ठंडा जल रेडिएटर के निचले टैंक से सिलेंडर जैकेट में जाता है। यह रेडिएटर में नीचे की ओर साइड में लगा रहता है। पंखा यह गर्म जल को ठंडा करने हेतु बाहर से हवा खींचने के लिए लगा होता है। यह इस्पात का बना होता है। पंखे में ब्लेड की संख्या ट्रैक्टर के मैक पर डिपेंड करती है। पंखा हवा को रेडिएटर में से खींचकर इंजन पर फेंकता है, जिससे रेडिएटर का पानी ठंडा हो जाता है और इंजन को भी कूलिंग मिलती है। पानी की जैकेट नेक्स्ट पार्ट है। सिलेंडर के चारों तरफ वो स्थान जहाँ पानी भरा रहता है वाटर जैकेट कहलाता है। इस विधि में जल रेडिएटर कैप में को खोलकर भरा जाता है। यहाँ जल रेडिएटर के ऊपरी टैंक व फिर छोटी छोटी नलिकाओं से होता हुआ निचले टैंक तथा फिर ठंडे जल के पाइप में होता हुआ सिलेंडर जैकेट में भर जाता है। इंजन में कंबशन होने के कारण अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रकार उपस्थित जल का ताप बढ़ता है, उसे सिलेंडर की दीवारों से पानी ग्रहण कर लेता है। फिर यह गर्म जल हल्का होने के कारण ऊपर उठकर गर्म जल के पाइप में होता हुआ रेडिएटर के ऊपरी टैंक में पहुंच जाता है।
गर्म जल का घनत्व ठंडे जल के तुलना में काफ़ी कम होता है। इसी प्रकार ठंडा पानी गर्म होकर स्वयं ऊपर उठता है और जल की इसी गति को थर्मोसाइफन कहते हैं। तो हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है तो पानी में भी वही है कि जो गर्म होता है वो ऊपर आ जाता है, ठंडा नीचे रह जाती है। जल रेडिएटर में पंखे के द्वारा हवा खींची जाने के कारण ठंडा किया जाता है और ये ठंडा होने के कारण भारी हो जाता है, जिससे ये रेडिएटर के निचले टैंक में ऑटोमेटिकली आ जाता है। यहाँ से फिर जैकेट में होकर एक साइकिल बना रहता है। इस प्रकार पानी का संचरण होता रहता है। जब इस प्रणाली का प्रयोग अनेक सिलेंडरों के इंजन में किया जाता है तो असामान्य शीतलन की संभावना होती है और जल का प्रसंचरण अधिक न होने के कारण इंजन में जल उबलने लगता है। कुल मिला के इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती अगर इंजन का बड़ा है और मल्टी सिलेंडर इंजन है। कम सिलेंडर का इंजन है तो इसको यूज में ले सकते हैं और लिया भी जा रहा है। इस तरह के कूलिंग सिस्टम की चूँकि प्रारंभिक कीमत कम होती है तथा इसकी जो संरचना है वो सरल होती है, इसलिए इसको इंजनों की लागत घटाने के लिए इसका उपयोग करने लगते हैं, किया जा रहा है। ज़्यादातर कार में और इनमें जिसमें दो सिलेंडर तक का इंजन है, 3 तक का, तो उसमें यूज करते हैं। और इसको इस तरह के कूलिंग सिस्टम को मल्टी सिलेंडर या 5 सिलेंडर से ऊपर वाले इंजनों में प्रयोग कम किया जाता है, क्योंकि प्रॉपर रूप से जल ठंडा नहीं होता और पानी गर्म बना रहता है। और दूसरे इसमें मिस्टेक ये है कि जल बहने वाले रास्ते में खनिज या साल्ट वो लग जाते हैं तो धीरे धीरे वो पाइप खराब हो जाते हैं और कुछ दिन बाद पाइप को चेंज करना पड़ता है या उसको खोल के सुधारना पड़ता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फोर्स्ड सर्कुलेशन सिस्टम। यह प्रणाली आजकल अधिक प्रयोग की जाती है। यह प्रणाली भी थर्मोसाइफन की तरह ही है, केवल थोड़ा सा अंतर है कि इसमें जल का बहाव बनाए रखने के लिए रेडिएटर के निचले टैंक के निकास वाले रास्ते और जैकेट में जल प्रवेश करने वाले रास्ते के बीच पंप और थर्मोस्टेट का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 चीज़ें ज़्यादा हैं, पंप और थर्मोस्टेट। यह सेंट्रीफ्यूगल पंप की तरह एक पंप होता है जिसकी क्षमता 4 लीटर प्रति मिनट तक होती है। यह जल को बलपूर्वक जैकेट तक भेजता है, जिसके कारण जल के बहने की गति बढ़ जाती है और सामान्य शीतलन होता रहता है। आमतौर पर जल का जो पंप व पंखा एक ही शाफ्ट पर लगे होते हैं जो क्रैंक शाफ्ट द्वारा वी बेल्ट से चलाए जाते हैं। जब ट्रैक्टर गतिशील होता है तो हवा रेडिएटर से गुजरती है, जिससे उसमें गर्म पानी ठंडा हो जाता है। यह प्रणाली ट्रैक्टर में अधिक प्रचलित है। इसमें शीतलन दूसरी विधियों के मुकाबले में अधिक तेज तथा बिल्कुल समान होता है, इसलिए इस सिस्टम को प्रेफर करते हैं। इस प्रणाली की देखभाल के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिसके बारे में बात करते हैं। इंजन की कार्य क्षमता बनाए रखने तथा लुब्रिकेटिंग ऑयल के कम खर्च के लिए शीतलन प्रणाली ठीक तरह से काम करनी चाहिए। इसमें निम्नलिखित सावधानियाँ रखी जानी चाहिए। पहला है, वर्ष भर में एक बार शीतलन प्रणाली को सोडे के पानी से साफ कर देना चाहिए, जिससे उसमें जो साल्ट लगे हुए हैं वो धुल जाएं और नलिकाएं पूरी पावर से काम कर सकें। धुलाई के लिए 10 लीटर पानी में 1.25 किलोग्राम कपड़े धोने का सोडा मिलाकर रेडिएटर में डालकर ट्रैक्टर को 8-10 घंटे चलाकर सारा पानी निकाल दें, फिर हल्के पानी में से भर दें। दूसरा पॉइंट है, सभी जोड़ कसे होने चाहिए।
बेल्ट, फैन बेल्ट भी कसी रहनी चाहिए। पंप में तेल भी रेगुलरली ख़त्म हो जाए तो डालते रहना चाहिए। कार्य करते समय बीच बीच में रेडिएटर में जल तथा पंखे का चलना देखते रहना चाहिए। अगर वो रेडिएटर काम नहीं कर रहा, पानी ऊपर से नीचे नहीं आ रहा, तो इसको चेक करते रहना चाहिए और तुरंत ही उसको संभाल लेना चाहिए। नहीं तो आपका इंजन गर्म होके बंद हो जाएगा और बर्स्ट भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो। और गर्म इंजन में ठंडा पानी नहीं डालना चाहिए, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब डालना चाहिए। प्रतिदिन रेडिएटर से ट्रैक्टर चालू करने से पूर्व पानी का तल देख लेना चाहिए तथा उसे निर्धारित मात्रा तक भर देना चाहिए। होज पाइप के क्लैंप को चेक करना चाहिए कि वो प्रॉपरली कसे हुए हैं या नहीं कसे हुए हैं। अगर वो प्रॉपरली नहीं कसे हुए हैं तो हमें तुरंत ही उनको कस देना चाहिए। अगर रेडिएटर से पानी रिस रहा है, इसको भी चेक करना चाहिए। रेडिएटर से अगर पानी रिस रहा है तो उसकी जांच कराकर बाज़ार में उसकी मरम्मत करा लें, नहीं तो आप कहीं रास्ते में ही उसका पानी रिस जाएगा और आपका काम सफ़र करेगा और आपकी मशीन की इफिशिएंसी भी कम हो जाएगी, तो उसकी फ्यूल ज़्यादा खाएगा और आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर रिस रहा है तो बाज़ार में मैकेनिक को दिखा के तुरंत ही उसको ठीक कराना चाहिए, अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। वायु द्वारा ठंडे किए जाने वाले इंजनों को दाबी हवा से साफ करें तथा इंजन व सिलेंडर की पंखुड़ियों से मिट्टी व कचरा समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, जिससे धूल जो है वहाँ की हट जाए और एयर से अच्छी कूलिंग हो सके। नहीं तो धूल की वजह से प्रॉपर कूलिंग नहीं हो पाएगी। थर्मोस्टेट वाल्व की जांच भी समय समय पर करते रहना चाहिए। अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसको चेंज करवा दें तो दूसरा वाल्व लगा लें। पंखे की सील लीक होने पर पानी रिसने लगता है, सील खराब होने पर इसे हम बदल देना चाहिए। पंखे के बियरिंग में ग्रीस भी हमेशा देते रहना चाहिए। अगर वो ग्रीस कम हो गई है तो उसको पोंछ के जो है नई ग्रीस लगा देना चाहिए और समय समय पे पूरा पोंछ के नई लगा दो। अगर ऐसा लग रहा है कि ग्रीस कम है तो ज़्यादा लगा दो। फैन बेल्ट खराब होने पर उसे बदल देना चाहिए। आमतौर पर यह देखा गया है कि बेल्ट अगर थोड़ी बहुत भी जुड़ी है और वो ख़राब हो गई है और वो तो उसको जोड़ के काम चला लेते हैं या हम ध्यान नहीं देते और उसको यूज करते रहते हैं। ऐसी अवस्था में हमें तुरंत ही फैन बेल्ट को बदलना चाहिए, जिससे आप खेत में परेशान, फार्म में जाके आप परेशान ना हो। इस तरह आज कूलिंग सिस्टम के बारे में आपको बताया और ये कूलिंग सिस्टम का चैप्टर यहीं पे पूर्ण होता है। आगे जो है हम ऑयल लुब्रिकेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही आवश्यक होता है। अगर लुब्रिकेशन सिस्टम नहीं काम कर रहा है तो हमें काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। लुब्रिकेशन सिस्टम के बारे में अभी अगले पीरियड में हम इसके बारे में बात करेंगे कि किस किस तरह के लुब्रिकेशन सिस्टम होते हैं तथा इनका क्या यूज है और कहाँ पे कैसे उसको ठीक करना चाहिए और कैसे उसको देख रेख करनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।